तो अब आते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन में आपसे ज्योमेट्री पूछा है या स्ट्रक्चर पूछा है। तो ट्राइगोनल का क्या होता है? sp2। ट्राइगोनल किसका होता है? sp2। टेट्राहेड्रल किसका होता है? sp3। टेट्राहेड्रल होता है sp3। और अभी जस्ट मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल किसका होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है sp3d2 का होता है, sp3d2 का होता है। और अभी इसमें तो आप निकाले 5 है, और जब 5 है तो क्या हो जाएगा? sp3 4 और एक और डी मिला देंगे 5, यानी कि sp3d होगा, sp3d होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। 45 में आपसे पूछा गया वेरिएबल वैलेंसी इज शोन बाई जनरली, यानी कि वेरिएबल वैलेंसी किसके द्वारा शो की जाती है? तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक, ये हो जाएगा ट्रांजिशनल एलिमेंट हो जाएगा। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के द्वारा शो की जाता है वेरिएबल वैलेंसी, यानी कि आप तो पढ़े होंगे ना, पीरियोडिक टेबल का एक क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, जिसे बोला जाता है ट्रांजिशनल एलिमेंट या फिर वेरिएबल वैलेंसी बोला जाता है। एक से ज़्यादा शो करते हैं तब। आसान सा क्वेश्चन था। हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन IF7, अरे यार फिर से आ गया ये। हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन IF7 बता दीजिए क्या होगा? 7 है ना, 7 है ना, तो 7 आपको चाहिए, तो 7 आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका sp3d3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगर एटम इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड्स इन्वॉल्व्स हाइब्रिडाइजेशन अदर देन sp3d। ये भी हाइब्रिडाइजेशन का ही क्वेश्चन है, ये वाला भी हाइब्रिडाइजेशन का ही क्वेश्चन है। पूछा है आपसे द बिगर एटम इन विच द फॉलोइंग फ्लोराइड्स इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन अदर देन sp3, यानी कि जो चार ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा एटम है जिसके पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं है? तो sp3d का मतलब क्या? 1 S 3 P 1 D, यानी कुल मिला के हो गया 3 1 4 1 5, है ना? 5 होना चाहिए। तो इसमें तो साफ साफ 5 दिखाई दे रहा है, इसको काटिए, इसमें sp3d है। ClF3 में मैंने आपको बताया ClF3 हो, Cli3 हो, जो भी इस तरीके से करके Cl करके ClBr3 हो, तो इस केस में इसके पास होता है 3, है ना, 2 लोन पेयर इसके पास होता है, 2 लोन पेयर होता है। तो 3 2 5 ये हो जाएगा, तो इसको भी काटिए, इसमें भी sp3d हो जाएगा, इसमें भी sp3d हो जाएगा। और जेनान फ्लोराइड में अगर आप लोग क्लास 12 में ईमानदारी से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि Xe के पास कितना लोन पेयर होता है? 3 लोन पेयर होता है। तो 3A और 2 फ्लोराइड मिलकर के 5 हो जाएंगे, तो इसके पास भी हो जाएगा sp3d। तो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वो है IF5। ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। IF5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। आप कहेंगे सर अभी तो आप बताए हैं कि यहाँ पे PF5 है, तो इसको आप बोल दिए कि sp3d है। बिल्कुल मैं बोल दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं आयोडीन है ना, सॉरी हाइलाइड है। हाइलाइड है तो उसके पास लोन पेयर भी होता है, तो इसके पास एक लोन पेयर होता है। जब 5 होता है ना, तो यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। तो एक लोन पेयर होने की वजह से 5A और 1 6 हो जाएगा, यानी कि sp3d2 हो जाएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन। तो इसीलिए ये वाला ये यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये इसके पास sp3d नहीं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग डाई एटॉमिक स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट? डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत ही सिंपल सा, आप लोग पढ़े भी होंगे। He2 हीलियम, He2 ये कभी नहीं एग्जिस्ट करता है ना, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये यहाँ पे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एमंग द N2NO O2 एंड CO द पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल से आपसे पूछा है, अरे यार पैरामैग्नेटिक आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक आपसे पूछा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो 3 ऑप्शन और ये ऑप्शन, यानी चारों ही ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, चारों ही ऑप्शन में आपको दिया हुआ है NO। तो NO को तो ले ही लीजिए, है ना, NO तो है ही, NO। और वैसे भी मैं अभी आपको ऊपर करवा के आ रहा हूँ एक क्वेश्चन कि NO पैरामैग्नेटिक होता है। तो NO तो दे ही दिया, तो NO यहाँ पे हो गया। बाकी इसमें से आपको देखना है कि CO2 और N2 में से कौन पैरामैग्नेटिक है। तो इसमें सेम क्वेश्चन को मैं भी ऊपर भी करवा के आ रहा हूँ। O2 भी होता है पैरामैग्नेटिक, O2 भी होता है पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। CO और N2 ये दोनों डायामैग्नेटिक होते हैं, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 पे आते हैं। पर्सियन ब्लू कलर इज ड्यू टू अ फेरोसाइनाइड स्पीसीज FeCN का 6 होल का X। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X? तो इसका चलिए, इसका भी मैं कैलकुलेट करने नहीं जा रहा, मैं सीधे आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। -1 होगा यहाँ पे, B का -1 है ना, सॉरी B ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा -1। आगे बढ़ते हैं।
51 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज लीस्ट स्टेबल, इसमें से कौन सा सबसे कम स्टेबल है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आना नहीं चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लेके चला गया है क्वेश्चन को इसमें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसमें बता देता हूँ। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन Na3+, यहाँ पे सबसे कम स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये आयनिक बनाता है और यहाँ पे ये कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला यहाँ पे आपका सबसे कम स्टेबल साल्ट हो जाएगा। चलिए, क्योंकि सोडियम से NaCl लेता तब सही हो जाता है, Na है, सही है, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 हो गया आपका, आते हैं 52 पर। 52 ऑप्शन 52 क्वेश्चन। विच एमंग द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट O2 मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। अभी आ गई है VBT, है ना, अब आ गई VBT। तो मैं VBT के लिए बता दूं कि जो लोग थियोरेटिकल के लिए तैयार कर रहे हैं, जिनके यहाँ लिखित क्वेश्चन आएगा, तो वो लोग VBT को ठीक से तैयार करके जाएंगे। VBT से भी 100% क्वेश्चन बनेगा, इसको लिख लीजिए कहीं पर, उसको ठीक से तैयार करके उसकी थियरी को जाइएगा। VBT से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने MCQ पर। VBT को आप लोग भी रिवाइज कर लीजिए, MCQ तभी आपका सही होगा। Which among of the following facts about O2 molecule कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। मॉलिक्यूल को हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो कौन सा फैक्ट इसमें से सही है, कौन से फैक्ट पे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसके ऑप्शन को देखिए आप लोग ध्यान से। ऑप्शन चलिए पढ़ते हैं क्या है। द एटम्स इन इट आर हेल्ड विद डबल बॉन्ड, देयर इज़ वन सिग्मा एंड अदर पाई बॉन्ड, दिस मॉलिक्यूल है 0 डाइपोल मोमेंट। ये क्या पूछ लिया यार, ये तो पहले यूनिट का है। एंड इट इज़ यस, ये देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इट इज़ पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि O2 बता के आ रहा हूँ कि O2 क्या है, O2 पैरामैग्नेटिक है। तो जब डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया तो बाकी ऑप्शन अपने आप यहाँ पे गलत हो जाते हैं, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर क्या लिखा है, अच्छा NO लिखा है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन। क्वेश्चन ऐसा छापा है ना कि बहुत कन्फ्यूजन हो जा रही है, इतना स्पेस दे करके छापा है जैसे लग रहा है कि NO लिखा हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं। फिर से पढ़ रहा हूँ। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, है ना। केमिस्ट्री वाले में ही दिक्कत होती है, कहीं पर NO लिखा हुआ देख लेता है ना, NO, तो उसको नो नहीं दिखाई देता, नहीं वाला नो नहीं दिखाई देता, उसको नाइट्रोजन ऑक्साइड दिखाई देता है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उसको दिखाई देता है। यही केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट और केमिस्ट्री के टीचर में। चलिए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि इसमें से किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बताइए किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्वेश्चन फिर से एक बार MOT का ही है, और दूसरी बात यह है कि इसमें फिर से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो जब आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें मैं आपको चलिए डायरेक्ट में बता दे रहा हूँ, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, तो तीनों ही कट जाते हैं। आपका यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये 2 और लेकर के उसको पेयर बना लिया है, तो इसलिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल द एटम्स इन विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कोप्लेनर। फिर से कोप्लेनर का एक और क्वेश्चन आ गया। कोप्लेनर इसमें से कौन सा है, तो मैं इसमें भी मैं आपको बता दूं। देखिए NH3 फिर से दिया, तो NH3 तो कोप्लेनर हो ही नहीं सकता, ये जब भी आ जाए आप काट दीजिएगा। PCl5 5 देते हैं, इसमें मतलब हो ही नहीं सकता। CCl4 में वही बात हो जाएगी, कार्बन के चारों तरफ वाली, तो इसमें भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचेगा, वो है ClF3। जैसे BF3 था ना, BF3 जिस तरीके से था, BF3 जिस तरीके से था उसी तरीके से भी है, तो ये कोप्लेनर हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एटम A and B each bearing an unpaired electron are brought closer along x-axis as per valence bond theory. No effective bonding will be there if the unpaired electrons are present in the। एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए पूछा है, 2 एटम है, एटम A एंड एटम B हैं, दोनों को कम क्लोजर यानी बियरिंग एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दोनों के ही पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर से एक बार मैं समझाता हूँ कि एटम A है, एटम B है, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को कम क्लोजर यानी कि एक दूसरे के पास लेके आया जाता है ना, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दोनों को पास लेके आया जाता है। तो एज पर वैलेंस बॉन्ड थियरी, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे
नो इफेक्टिव बॉन्डिंग विल बी देयर, यानी कि कोई बॉन्डिंग ही नहीं होती। वैलेंस बॉन्ड थियरी बोलती है कि अगर आप किसी एटम ए और किसी एटम बी को लेकर के पास में लेकर के आते हैं, दोनों दूर दूर अभी हैं, उसको पास लेकर के आते हैं और दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई भी बॉन्डिंग नहीं बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, कितना अंदर बंद हैं, किस ऑर्बिटल में हैं कि बॉन्डिंग नहीं हो रही है, वही आपको बताना है। क्या एस ऑर्बिटल ऑफ ए यानी कि ए की एस ऑर्बिटल में और पी एक्स ऑर्बिटल ऑफ बी यानी कि पी बी वाले एटम के पी एक्स ऑर्बिटल में, या पी एक्स ऑर्बिटल पहले के पी एक्स में और दूसरे के भी पी एक्स में, पहले के एस में और दूसरे के पी वाई में, और पहले के पी वाई में और दूसरे के पी वाई में। तो इस वाले में होना ये चाहिए था, जैसे मान लीजिए एस के साथ अगर एक्स को लेकर के आएगा तब तो हो जाएगा, है ना, तब तो हो जाएगा, तब तो दोनों इधर आ जाएंगे, हो जाएगा। एंड ये पी एक्स और पी एक्स, देखिए दोनों अगर पी हो जाएगा तब भी हो जाएगा, इसको काट दीजिए, ये भी नहीं हो सकता। दोनों अगर यहाँ पे पी हो जाएगा तब भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास बचता है, एस के साथ अगर पी वाई ऑर्बिटल अगर आ जाए, पी वाई का मतलब एकदम बीच वाली अगर ऑर्बिटल आ जाए, तो बीच वाली ऑर्बिटल में बॉन्डिंग बनाना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि जल्दी बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। Among the S3O positive CiF3 and ICl2 minus the central atom involves sp3d hybridization in case of, यानी कि इन तीनों में ही पूछा है कि सेंट्रल एटम में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है किस केस में, यानी कि इन तीनों में से किस में sp3d है, ये पूछा, सॉरी, इन तीनों में से पूछा है कि किस में sp3d है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जब इस तरीके के केस आ जाएगी तो इसमें आप जानते हैं कि 2 लोन पेयर होता है। इस तरह के केस में 2 लोन पेयर होता है ना, 2 लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर और 3 मिलकर के यहाँ पे sp3d हो जाएगा। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर तो 2 ही है, Cl2 है, तो 2 ये हो जाएगा, है ना, 2 ये हो जाएगा, 2 लोन पेयर हो जाएगा 4, और एक यहाँ पे माइनस मिला करके हो जाएगा 5, यानी कि इन दोनों में ही ये वाला हाइब्रिडाइजेशन यानी कि sp3d हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें 56 का 57। फॉर sp3d हाइब्रिडाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, sp3d के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, सॉरी अनट्रू दिया है, ध्यान दीजिएगा, अनट्रू दिया। अनट्रू का मतलब है कि जो गलत है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है sp3d के लिए। तो ऑप्शन ए दिया है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, हाँ ये हो सकता है। अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइज एन इक्वेटोरियल ऑर्बिटल इन प्रेफरेंस टू एन एक्सियल वन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ द 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी, ये तो मुझे गलत लग रहा है। द इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी बट डिफर फ्रॉम द एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाँ ये भी बात सही है। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है ये क्या बात हुई, मतलब इक्वल एनर्जी की थोड़ी होगी, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल द 5 ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी, तो यही वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये 2 भाग में स्प्लिट हो जाता है बाद में चल करके। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। When an electron is taken out from each of the diatomic molecules N2, O2 and NO, the bonding between 2 atoms becomes stronger in case of, इसमें पूछा है कि इसमें से बॉन्डिंग किसकी स्ट्रॉन्गर होगी, है ना। 3 दिया है N2, O2 और NO में, पूछा है बॉन्डिंग किसकी स्ट्रॉन्गर होगी। तो चलिए देखते हैं, ओनली N2 दिया है, फिर ओनली O2 दिया है, फिर ओनली NO दिया है, फिर बोथ O2 एंड NO दिया है। इसका ऑप्शन जिस तरह से सेट किया है ना, आप चाहें तो इसी से टिक कर सकते हैं, ऑप्शन से कॉमन सेंस से इसमें आप सही कर सकते हैं। ये देखिए N2 है, O2 है, अगर कोई ऐसा ऑप्शन बनाता है जिसमें N2 और O2 दोनों देता ना, तब आप कन्फ्यूज होते कि किसको टिक करें। लेकिन यहाँ पे N2 को अलग रखा, O2 को अलग रखा, फिर यहाँ पे O2 के साथ NO को मिला दिया, ये भी अलग रखा है ना। डायटॉमिक सेम अगर रखता है, N2 O2 अगर सेम रखता है तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये जिस तरह से ऑप्शन को सेट किया है, आप ऐसे ही मार सकते हैं कि NO, यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों सेम टाइप के लग रहे हैं, ये डिफरेंट लग रहा है ना, ये डिफरेंट लग रहा है, तो इसी को आप आंसर मार दीजिए सीधे सीधे। तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस से लगा सकते थे, लेकिन चलिए मैं बता ही देता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो NO के अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो इन दोनों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, मजबूत होगी। आइडेंटिफाई एमंग द फॉलोइंग, फिर छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए
Identify among the following incorrect statement in the explanation of bonding in CO molecule on the basis of molecular orbital theory. तो ऑप्शन ए इसमें दिया है HOMO इज एन ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा सिमेट्री, HOMO इज एन ऑर्बिटल ऑफ पाई सिमेट्री, HOMO is higher in energy than the average energy of 2p orbital on oxygen atom. HMO is lower in energy than the average energy of 2p orbital on carbon atom. देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें पहली बात तो जो सिमेट्री वाली बात है ना, ये दोनों ही गलत है, ना ही सिग्मा की सिमेट्री ना ही पाई की सिमेट्री, दोनों गलत होगा। इसमें या तो ये ऑप्शन सही हो सकता है या तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, या तो HMO की एनर्जी ज़्यादा होगी, हायर होगी देन द एवरेज एनर्जी, या फिर कम होगी, लोअर होगी। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर कि HMO की एनर्जी जो होती है वो एवरेज एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल से यहाँ पे हायर होती है ऑक्सीजन एटम के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा, इन विच एमंग द फॉलोइंग द सेंट्रल एटम इन्वॉल्व्स हाइब्रिडाइजेशन अदर देन sp3। बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है BF4 माइनस। इसमें अगर आप देखिए कॉमन सेंस जो लगाएंगे ना, जैसे sp3 के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 इसके पास भी है, 2 4 इसके पास भी है, और 4 इसके पास भी है, और 4 इसके पास भी। आप बोलेंगे सबके पास तो sp3 ही है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि इसमें आप देखेंगे तो सही रहेगा, इसमें sp3 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, तो इसको कट कर दीजिए। इसमें भी sp3 रहेगा, इसमें कट कर दीजिए। सिर्फ कन्फ्यूजन अगर आपको क्रिएट होगी ना, तो इन दोनों में क्रिएट होगी कि इन दोनों में कौन से में sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, जेनॉन की जहाँ तक बात है तो इसके पास लोन पेयर होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, लेकिन अभी यहाँ पे ऑक्सीजन लग गया ना, तो O4 जब लग गया, अगर यहाँ मान लीजिए XeF4 रहता या कोई और Cl4 रहता, तो इस केस में आप देखते कि इसके पास लोन पेयर होता, 2 लोन पेयर होता, और 2 लोन पेयर के केस में ये यहाँ पर sp3 नहीं होता है ना, sp3D2 वगैरह होता। तो अभी यहाँ पे O4 लग गया, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, तो इसको भी कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए। तो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी TeCl4, क्योंकि इसके पास होता है लोन पेयर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज डिसाइडेड बाय। स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होती है कोवेलेंट बॉन्ड की? तो साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। बिल्कुल सही है, तीनों ही सही लग रहे हैं मुझे। हाँ, ऑल ऑफ दीज, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अक्सर देखिए ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, तो अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज पे ही लगा दीजिएगा, क्योंकि यही ऑप्शन जल्दी अक्सर सही हो जाते हैं। ऑल ऑफ दीज वाला तो बहुत सही होता है, तो इस पर आप लगा दीजिएगा। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि साइज पर बिल्कुल डिपेंड करता है कि कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, यानी कोवेलेंट बॉन्ड कितना मजबूत होगा, उसके शेप पर भी निर्भर करता है, एंड कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई है उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत होगा। तो ये तीनों पर ही डिपेंड करता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रिजल्ट इन। तो आप कहीं पर नोट करके रख लीजिए कि एंड टू एंड ओवरलैप, एंड टू एंड ओवरलैप सिर्फ एक ही तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वो है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2। ये तो मैं अभी आपको ऊपर पढ़ा के आ रहा हूँ कि CO2 बहुत ही नॉर्मल सा एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। इसमें आप देख रहे हैं O2 यानी कि 2 है, तो 2 आपको चाहिए, तो sp यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, एक S और एक P मिल करके 2 हो जाएगा। एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स, ऑप्शन ए दिया 1/4s कैरेक्टर, 1/2s कैरेक्टर, 2/3s कैरेक्टर, 3/4s कैरेक्टर। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसको आप ऐसे अपने से निकाल भी सकते थे। sp3 यानी कि 4, टोटल कितने हैं, 4 तरह के ऑर्बिटल हैं। अब 4 को अगर आप 100% मान लेंगे तो 100 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो आप देखेंगे 25 25 25 25 25 आ जाएगा 100%, यानी कि यस इसमें एक ही भाग है ना, तो 25% इसका मतलब हुआ कि 25% ये होगा, P जो होगा वो 75% होगा। तो 25% को अगर आप लिखना चाहेंगे फ्रैक्शन में, तो 25% मीन्स 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 S कैरेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द टाइप ऑफ d ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन आर।
इसको आप याद कर लीजिए सीधे सीधे कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल, कौन सी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है। तो सीधे सीधे आप इसको याद कर लीजिए, इसको ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, सीधे ए वाला ऑप्शन है ना, dx² - y² और dxy ये दोनों इन्वॉल्व होती हैं, बनता है sp3d2 बनता है, sp3d2 बनता है। बाद में डी लगा रहेगा, याद रखिएगा, बाद में डी लगा रहेगा, ये वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 65 में, बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन, बॉन्ड एंगल किस में मैक्सिमम होता है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। बॉन्ड एंगल किस में सबसे ज़्यादा होगा, तो H2O, NH3 और CH4 को अगर आप देखेंगे ना, ये सब डाउटफुल वैसे ही लग रहे हैं देखने में ही। NH3 को तो हमेशा काट दिया करिए, है ना, NH3 को आप हमेशा काट दिया करिए, इसके पास लोन पेयर होता है। H2O को भी आप हमेशा काट दिया करिए, इसके पास लोन पेयर होता है। CH4 की जहाँ तक बात है तो इसके पास होता है, आप जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। H2O के पास भी होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास भी होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप इसमें CO2 में देखेंगे तो CO2 में अभी आपको बता के आ रहा हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है sp, और sp का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री में सबसे ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टेट्राहेड्रन शेप हैज़ वर्टिसेस, फेसेस एंड एजेस रेस्पेक्टिवली। टेट्राहेड्रन के पास कितना वर्टिसेस होगा, मीन्स कितना कोना होगा, कितना उसका फेस यानी कि दीवार होगी, और कितने किनारे होंगे। तो इसका सीधे सीधे ये भी रट लीजिए, 446, 446, 446, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू VBT इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, VBT के अंदर बताना है आपको कौन से मॉलिक्यूल, VBT के अकॉर्डिंग अगर कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम क्या होगा, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन ए रिटेन दियर आइडेंटिटी, ऑप्शन बी लूज दियर आइडेंटिटी, एंड ऑप्शन सी चेंज दियर आइडेंटिटी, एंड ऑप्शन डी डिस्ट्रॉय दियर आइडेंटिटी। तो VBT के अकॉर्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर देगा, वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर देगा। ये VBT में आप जाकर के पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द हाइब्रिड बॉन्ड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय क्लोरीन इन फॉर्म ऑफ ClF3, बता दीजिए भाई, ClF3 में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय क्लोरीन, क्लोरीन की कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल होता है ClF3 में। सबसे पहले बता दीजिए कौन सा इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ कि इसके पास होगा 2 लोन पेयर, 3 इसके पास पहले से है, 3 2 5 हो जाएगा, 5 का मतलब हो जाएगा sp3d हो जाएगा। और sp3d में जो d की ऑर्बिटल होती है वो dxy इस्तेमाल होती है, यानी कि हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सही, ठीक है, dxy इसमें इस्तेमाल होती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चों वाला क्वेश्चन। ऑक्टाहेड्रल शेप में कितना वर्टिसेस होता है, कितना फेस, कितना एज होता है। तो दुनिया जानती है कि 6 वर्टिसेस, 8 फेस एंड 12 एज होता है। 12 देखते हैं, इसको आंसर मार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें 71 पे आते हैं। पूछ लिया 71 ऑफ द मॉलिक्यूल SF4, XeF4 एंड CF4 विच हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, किसके पास सिमेट्री होगी। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी ऊपर बता के थोड़ा सा हिंट दे करके आ रहा हूँ। मैं अभी आपको बता रहा था XeF4 के बारे में कि जेनॉन के साथ अगर फ्लोरीन लगा रहेगा तो उसके पास 2 लोन पेयर हो जाएगा। 2 लोन पेयर का मतलब हो जाएगा 4, ये 2 मिल करके हो जाएंगे 6, और जब 6 हो जाएगा तो 2 लोन पेयर होने की वजह से इसके पास हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 6 चाहिए ना, sp3d2 हो जाएगा। और जब sp3d2 हो जाएगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अपने आप बन जाएगी। तो क्योंकि स्क्वायर प्लेनर के लिए मैं अभी आपको कंडीशन बता के आ रहा था, sp3d2 के साथ 2 लोन पेयर चाहिए, तो सिर्फ जेनॉन ही दे सकता है ऐसा। SF4 की अगर आप बात करें तो SF4 के बारे में अभी ऊपर आपको पढ़ा करके आ रहा हूँ कि SF4 यहाँ पे 4 है ना, और एक इसके पास लोन पेयर होता है, कुल मिला के हो जाएगा 5 हो जाएगा, मीन्स sp3d हो जाएगा, sp3d इसमें हो जाएगा। तो ये सब मैं बता के आपको ऊपर अभी आ रहा हूँ, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ रिपल्सन डज नॉट एग्जिस्ट इन ICl2 माइनस, ICl2 माइनस में किस तरह का रिपल्सन नहीं होगा। तो 3 लोन पेयर का तो होगा ही होगा। इसमें 2 देखिए बॉन्ड पेयर का तो नहीं होगा, है ना, इसमें बॉन्ड पेयर का तो नहीं होगा, बॉन्ड पेयर वाला पहले काटिए,
बॉन्ड पेयर वाला इसमें भी दिया काटिए, लोन पेयर वाला यहाँ पे काटिए। हाँ, बॉन्ड पेयर लोन पेयर ये होगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अंदर यहाँ पे होगा क्योंकि माइनस लगा है ना। तो बॉन्ड पेयर और इसके पास लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन यहाँ पे होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन He2 प्लस, सॉरी He2 प्लस, हाँ सही है, He2 प्लस में देखिए He2 सिर्फ अगर देता, अगर मान लीजिए प्लस नहीं लगाता तब तो इसका आंसर 0 था। अभी मैं इसको आपको ऊपर करवा के आ रहा हूँ, लेकिन जब एक प्लस लगा दिया ना, तो एक प्लस लगाने की वजह से 1/2 इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 1/2 आ जाता है, 1/2 आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। देखिए डायामैग्नेटिक तो मैं आपको पहले ही पढ़ा के आ रहा हूँ। देखिए O2 को मैं साफ पढ़ा के आ रहा हूँ। O2 तो पैरामैग्नेटिक है, कई बार मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। हम लोग O2 प्लस की बात करें तो O2 प्लस भी पैरामैग्नेटिक होता है, O2 प्लस भी पैरामैग्नेटिक होता है। एक ही गया अभी ना, तो ये भी होगा, इसको भी काट दीजिए, ये भी होगा, इसको भी काट दीजिए। 2- जब लग जाएगा तब वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक, 2- जब लग जाएगा तब हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें 74 के बाद 75 पे आते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 अभी देखिए, अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी O2 क्या होता है, O2 पैरामैग्नेटिक होता है। तो पूछा है आपसे कि अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो बता दीजिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आप बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें होता है 2, इसमें होता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है O2 के पास, जिसकी वजह से इसको शायद मैं भी करवाया भी था ऊपर। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये हो जाता है पैरामैग्नेटिक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर किस में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, Cn- O2- Cn- NO प्लस, O2- Cn- NO प्लस और Cn-। तो इसमें आइडेंटिकल का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर दोनों में सेम कैसे होगा। तो चलिए मैं इसको कैलकुलेट करके निकाल के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, Cn- NO प्लस, Cn- NO प्लस इसका हो जाएगा कि मतलब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और बताना कि किसका सेम है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे आइडेंटिकल, यानी कि सेम हो जाएगा। द करेक्ट सीक्वेंस इन विच बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। देखिए बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसको आप लोग तो इसका ऑर्डर रट ही लीजिएगा और इसका पहला ही ऑप्शन सही है। देखिए 1+, ठीक है, 1+, कोई प्लस नहीं, 1- और 2-, यानी कि प्लस, पहले 1+ था फिर 0+ हो गया, यानी कि प्लस देखिए घटता जा रहा है, माइनस बढ़ता जा रहा है, प्लस घटता जा रहा है, माइनस बढ़ता जा रहा है, फिर 1- और फिर 2-। तो ये ऑर्डर होता है इसका, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। कौन सा ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, घटता हुआ क्रम होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर का ही घटता हुआ क्रम होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ढंग से कि बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालना रहेगा तो 1+, फिर 0+, फिर 1- फिर 2-, इस तरीके से करके यहाँ पे रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 77 हो गया, 78 पे आते हैं। If an electron is added to O2 molecule, bond order and bond length will be changes as। तो देखिए इसमें दिया बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, तो दोनों में मैं आपको अभी ऊपर रिलेशन बता के आ रहा हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में रिलेशन उल्टा होता है ना, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो सबसे पहले तो उस ऑप्शन को कट करिए जिसमें सेम दिया है। आप देखेंगे इसमें इंक्रीजेज दिया है, इसमें डिक्रीजेज दिया है। ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते क्योंकि एक बढ़ेगा एक घटेगा हमेशा। तो 2 ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा और ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, या बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये इसमें बोला है कि O2 में, थोड़ा मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं। देखिए O2 में बोला है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर घटने लगेगा, तो डिक्रीजेज। एंड जब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो ऑब्वियसली बात है उसी का उल्टा काम होगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने लगेगी, तो इंक्रीजेज, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एग्जिस्टेंस, क्या एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको तो मैं अभी आपको करवा के आ रहा हूँ। He2 प्लस होता तब एग्जिस्ट करता, लेकिन He2 नहीं करेगा। द ट्रिपल बॉन्ड इन N2 मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, ट्रिपल बॉन्ड देखिए बहुत ही आसान हलवा क्वेश्चन पूछा है कि N2 में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तीन बॉन्ड, तो उसमें क्या होता है, तो आप जानते ही हैं कि 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड होता है। 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड होता है। इसके पास एक सिग्मा होगा बीच वाला और 2 पाई होते हैं, ठीक है। तो डी वाला यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें 81 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ ऑल द बॉन्ड एंगल्स एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आप लोग आँख बड़ी करिए अपनी, यानी कि आँख फाड़ करके देखिए कि चारों ऑप्शन में डिफरेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंट अगर आप देखेंगे, देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आप लोग डिफरेंट देखेंगे तो इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसी ऑप्शन को सही मार दीजिए, क्योंकि इसके चारों तरफ इक्वली एकदम बिल्कुल क्लोरीन है। तो इसमें एग्जैक्टली आप देखेंगे 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। अच्छा देखिए फिर से सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं भी आपको करवा दिया हूँ, सेम क्वेश्चन फिर से पूछा। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर भी आपका बढ़ता जाएगा। बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं XeF6 शोज हाइब्रिडाइजेशन। XeF6 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसको तो अभी पढ़ा के आ रहे हैं भाई साहब, बता दीजिए जल्दी से। XeF6 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो यहाँ पे दिया है 6, तो और एक इसके पास हो जाएगा लोन पेयर, कुल मिला के हो जाएगा 7, और 7 का मतलब हो जाएगा ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। अगर अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि XeF4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसको अब मैं नहीं बताने वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक कौन है, तो अभी मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में करवा के आ रहा हूँ वो कि इसमें O2 माइनस है, O2 माइनस अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आया हुआ था। O2 तो आप जानते हैं पैरामैग्नेटिक, इसको मैं भी करवा के आ रहा हूँ, पैरामैग्नेटिक मैं भी करवा के आ रहा हूँ, NO में पैरामैग्नेटिक अभी करवा के आ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बाकी ये सब हो जाएंगे गलत। तो एक बुक का यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग आते हैं दूसरी बुक पर। अभी है कृष्णा पब्लिकेशन की बुक, इस पे हम लोग आते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन दूसरी बुक का। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें मैं आपको दिखा दूं कि टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या है 24, सिर्फ 24 इसमें क्वेश्चन है। तो 24 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आप लोग और रुकेंगे। मुझे मालूम है कि थोड़ा आपकी टाइम ज़्यादा लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके फ़ायदे के लिए मैं इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। सब मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप लोग करते जाइए, ठीक है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर। विच ऑफ दीज कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, किसके पास सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा। BF3 H2 NH3 BeCl2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, धड़ से एकदम बताइए, धड़ से बताइए एकदम। का चारों का आप लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखिए, क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से, मैं बाद में देखूंगा। चलिए BF3 की अगर मैं बात करूँ तो BF3 आप जानते हैं BF3 में होता है sp2, ठीक है, sp2 होता है, H2O में sp4 होता है, NH3 में sp4 होता है। तो अब बताइए, और यहाँ पे BeCl2 में होता है sp होता है। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। इसका होता है 180 डिग्री, sp2 का कितना होता है, sp2 का 120 डिग्री होता है, और sp3 का कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो अब जैसे ही आप इधर जाते जाएंगे ना, sp का सबसे ज़्यादा, उससे कम sp2 और सबसे कम sp3 का होता है। तो अब आप समझ गए होंगे आप कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पूछा था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होगा BeCl2 का, क्योंकि 180 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 कौन सा होगा भाई, अभी तो बता के आ रहे हैं। BeCl2 मैंने क्या बोला, BeCl2 मैंने बोला sp होगा, तो काट दीजिए। PCl5 में बताइए, PCl5 में sp2 होगा क्या, इसमें इसके सिर्फ 3 चाहिए ना, सिर्फ 3 चाहिए। तो ये PCl5 कैसे होगा, IF7 कैसे होगा, इसमें 7 है, तो सिर्फ ये हो जाएगा BF3। अभी मैं 1000 बार करवा के इस क्वेश्चन को आ रहा हूँ। विच वन इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, खुद ही से बता दीजिए कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है।
तो दुनिया जानती है कि इसमें से अगर आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड तो सबसे कमज़ोर होता है। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक सिग्मा दो पाई रहेंगे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, according to Vesper theory the most probable shapes of molecule having 4 electrons pair in the outer shell of the central atom is। बताइए चार को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, चार को क्या बोलते हैं? तो चार को बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। चार को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इसमें चार रहेगा तो यार टेट्राहेड्रल नहीं हो जाएगा, sp3 हो जाएगा ना, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। ClF3 अभी मैं करवा के 1000 बार आपको आ रहा हूँ कि क्या होगा, बता दीजिए तुरंत। ClF3 का क्या होगा? ClF3 में क्या होगा? 3 तो वो है, और कितना इसमें लोन पेयर रहेगा? लोन पेयर और 3 ये मिला करके हो जाएगा 5। 3 फ्लोरीन मिला करके हो जाएगा 5। 5 का मतलब हो जाएगा sp3d। 5 का मतलब हो जाएगा sp3d, और sp3d का मतलब हो जाएगा, वैसे इसकी अगर आप, क्योंकि 2 इसके पास लोन पेयर है तो 2 लोन पेयर का मतलब होता है इसकी शेप टी शेप होती है ना, टी शेप की तरह से होती है, ऐसे टी शेप की तरह से होती है। लेकिन टी शेप इसमें ऑप्शन में दिया नहीं तो मार देंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि sp3d की जो शेप होती है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। लेकिन 2 लोन पेयर होने की वजह से टी शेप्ड हो जाता है। अगर ऑप्शन में टी शेप देखें तो टी शेप मारिएगा, लेकिन टी शेप नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग मार देंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आते हैं आगे, द ज्योमेट्री ऑफ IF7 मॉलिक्यूल इज। IF7 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी? IF7 में फ्लोरीन है 7 का मतलब हो जाएगा sp3d3 और sp3d3 की जो स्ट्रक्चर होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या होती है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल किसकी होती है? sp3d2 की होती है। ट्राइगोनल प्लेनर किसकी होती है? sp2 की होती है। और टेट्राहेड्रल किसकी होती है? sp3 की होती है। तो सभी ज्योमेट्री आपको याद होनी चाहिए, और यहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7 की। ट्राइगोनल प्लेनर किसकी होती है? sp2 की होती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल शेप्स फॉर मॉलिक्यूल ऑफ बोथ स्पीसीज। मीन्स पूछा है कि आइडेंटिकल शेप वाला, फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया कि आइडेंटिकल शेप दोनों में से किसकी होगी। तो इसमें अगर आप लोग ऑप्शन ए को देखेंगे, अगर इसमें सिर्फ आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए निकालने के लिए, और सब का सब मैं करवा चुका हूँ। इसमें से जितना मॉलिक्यूल लिखा है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो मैं आपको नहीं आज करवाया। तो फटाफट से आप लोग लिखते जाइए कि किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। CF4 की अगर आप लोग बात करें तो sp3 है, जबकि SF4 में आप देखेंगे तो SF4 में sp3d हो जाएगा क्योंकि एक लोन पेयर होता है। BF3 में sp2 होता है, जबकि PCl3 में अगर आप देखेंगे तो 3 और 1 इसका मिला करके फिर से sp3d हो जाएगा। इसमें भी sp3d हो जाएगा। और PF5 में अगर आप देखेंगे तो इसका sp3d2 हो जाएगा। सॉरी, इसमें sp3d होगा, इसमें sp3d2 हो जाएगा। इसमें sp3d होगा, इसमें sp3d2 हो जाएगा। तो किसी में भी आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन मैच नहीं कर रहा है ना, किसी में भी हाइब्रिडाइजेशन मैच नहीं कर रहा है। तो जब किसी में भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा है तो इन तीनों में जब हाइब्रिडाइजेशन मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। XeF2 में भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि दोनों की ही जो शेप होती है वो लीनियर होती है। लीनियर होने की वजह से यहाँ पर ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इन XeF2, XeF4, XeF6 द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ जेनॉन इज रेस्पेक्टिवली। तो ये भी आप लोग बता सकते हैं, मैं 1000 बार करवा के भी आपको आ रहा हूँ कि क्या होगा। XeF2 2 ही फ्लोरीन है तो 3 यहाँ पे हो जाएगा लोन पेयर। XeF4 हो गया तो 1 कम यानी कि 2 लोन पेयर हो जाएगा, और 2 और बढ़ गया यानी कि XeF6 हो गया तो सिर्फ 1 लोन पेयर यहाँ पे बचेगा। तो ये लोन पेयर आपको याद होना चाहिए, लोन पेयर आपको याद होना चाहिए। 321 याद कर लीजिए, 321। लेकिन 3 किसका होगा? 2 वाले का होगा। 2 किसका होगा? 4 वाले का होगा। 1 किसका होगा? 6 वाले का होगा। मतलब जैसे जैसे फ्लोरीन बढ़ता जाएगा लोन पेयर घटता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मॉलिक्यूल कौन होता है? फिर से पीरियोडिक टेबल का बोल लीजिए इसको क्वेश्चन। तो बताइए इसमें चारों ऑप्शन में से सबसे डिफरेंट कौन दिखाई दे रहा है? तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा CH सबसे डिफरेंट इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेरिलियम, बोरॉन और नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब के सब आप देखेंगे तो सेकंड रो के हैं, सेकंड रो के एलिमेंट है। सेकंड रो अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो आपको मिल जाएगा। जबकि CH आप देखेंगे तो ये
फर्स्ट कॉलम में सबसे नीचे आता है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे अलग हो जाता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन आपका। आगे बढ़ते हैं, पैरामैग्नेटिज्म इज़ नॉट शोन बाई। तो अभी मैं आपको उधर बता के आ रहा हूँ, सेम क्वेश्चन को कई बार आपको करवा के आ रहा हूँ। पैरामैग्नेटिज्म कौन शो नहीं करेगा भाई, कौन नहीं शो करेगा, तो ये नहीं शो करेगा, ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। सेम क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूँ, इसको मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा। पिक आउट टेट्राहेड्रल स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग। टेट्राहेड्रल का मतलब है sp3 वाला। sp3 का मतलब है कि इसमें भी देखिए लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, लोन पे सॉरी इसमें ये भी अलग हो गया, इसको बेटा दीजिए, इसको ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं BF3 BF4 इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आती है, ओरिजिनल होता है। तो 4 हो गया, 4 का मतलब हो गया sp3, sp3 का मतलब हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका सही। द मॉलिक्यूल विच हैज़ टी शेप्ड, टी शेप किसके पास होती है, तो अभी मैं ऊपर आपको पढ़ा के आ रहा हूँ ClF3। ClF3 में आपको ऊपर अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, ClF3 की एक्चुअल जो शेप होती है वो टी शेप्ड होती है। लेकिन जब टी शेप नहीं होती है, ऑप्शन में नहीं दिया गया होता है, तब इसको हम लोग मार देते हैं sp3d हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग इसको मार देते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, क्योंकि आप जानते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन की शेप होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। लेकिन जब इसके पास 2 लोन पेयर आ जाएं तो ये बेंट होकर के टी शेप्ड हो जाता है। लेकिन जब टी शेप्ड ऑप्शन में नहीं होता है तो हम लोग मारते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल या sp3d। ठीक है, ये sp3d, तो इसका टी शेप हो जाएगा। मैं अभी ऊपर आपको बता के आ भी रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लेनर ट्राइगोनल। अब तो मैं इतना करवा के आपको आ रहा हूँ, अब आपको पता हो जाना चाहिए कि किस में क्या है। देखिए, इसके पास भी लोन पेयर होता है, इसके पास भी लोन पेयर होता है, इसके पास भी लोन पेयर होता है। सिर्फ एक यहाँ पे एक ऐसा है जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा, और इसके पास होगा sp2। sp2 का मतलब होगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब आप लोग फटाफट से लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए PCl3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, NH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, और ClF3 अभी जो मैं आपको करवा के आ रहा हूँ इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज डाइमर, का भी ऑप्शन हो जाएगा वही AlCl3, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा AlCl3। आगे बढ़ते हैं, 15 पे आते हैं, फटाफट से ख़त्म करते हैं। 15 पे आते हैं, 15 ऑप्शन 15 क्वेश्चन है, द कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम अज्यूम्स sp3d हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इज, यानी कि sp3d हाइब्रिडाइज्ड कौन सा है। sp3d का मतलब क्या होगा, 5। sp3d का मतलब क्या होगा, 5, और 5 देखिए किस में, इसमें है PCl5, ऑप्शन बी सही। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किस में होगा, मैंने बताया उससे आप लोग कैलकुलेट करिएगा, आपको पता चलेगा किस में सबसे ज़्यादा है। तो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, N2 में होगा। नेक्स्ट फिर से बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। विच हैज़ फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि फ्रैक्शनल का मतलब वही है कि अपॉन में आना चाहिए, बाई में आना, जैसे 1/2 3/2 इस तरीके से करके आना चाहिए। तो H2 में, H2 माइनस में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो वो होगा N2, फिर से N2 होगा। आगे आते हैं, ऑफ द 3 मॉलिक्यूल्स XeF4 SF4 SiF4 विच हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ, XeF4 में कितना, बताइए, XeF2 में कितना लोन पेयर होता है, XeF2 में 3 लोन पेयर होता है, XeF4 में 2 लोन पेयर होता है, और XeF6 में 1 लोन पेयर होता है। तो 2 लोन पेयर और ये 4 यहाँ पे मिलकर के हो जाएंगे 6 का मतलब हो जाएगा sp3 4 sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। तो ये इसका टेट्राहेड्रल होगा ही नहीं। SF4 में आप जानते हैं 1 लोन पेयर होता है, तो 5 हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, इसका भी नहीं होगा। तो SiF4 यहाँ पे इसका ओनली B, 19 का B, 19 का क्या हो जाएगा, B ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, phosphate of an element X has the formula of XPO4, the formula of its sulfate will be। तो इसका जो सल्फेट होगा XPO4, इस तरीके से करके अगर आपको देता है कि X का जो फार्मूला हो XPO4 है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा PO4, क्योंकि फॉस्फेट के ऊपर आप जानते हैं माइनस होता है। तो 3 माइनस का मतलब है कि X के ऊपर हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा, और 3 प्लस होने का मतलब ये है कि इसको अगर आप सेट करेंगे 3 प्लस का मतलब है कि 3 माइनस भी होना चाहिए।
तो और SO4 के ऊपर आप जानते हैं कि 2 माइनस होता है, तो इसको एक में तो सेट नहीं होगा, इसको भी हटा दीजिए। सिर्फ जिसमें x लिखा है उसमें सेट नहीं होगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। इसमें ये तो सही नहीं है क्योंकि 2 का मामला है, 2 माइनस 2 प्लस, तो ये भी कट कर दीजिए। सिर्फ ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर गिवन बिलो आर। बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया है, इसको भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखिए CN यहाँ पे लिखा है, CN यहाँ पे लिखा है CN की अगर मैं इसमें बात करूँ तो CN के बीच में 3 बॉन्ड होता है। 3 बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई है, एक ऊपर पाई एक नीचे पाई, 2 पाई है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो CN का ट्वाइस यहाँ पे भी है, CN का ट्वाइस यहाँ पे भी है, मतलब एक CN के पास 2 पाई, तो 2 CN के पास 4 पाई है ना, 4 पाई यहाँ, 4 पाई यहाँ, और एक बीच में डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है, तो 1 पाई यहाँ, कुल मिलाकर के हो जाएगा 4 4 8 1 9 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 9। इन H2SO4 मॉलिक्यूल सल्फर इज हाइब्रिडाइज्ड एज। H2SO4 में बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो आप समझ गए होंगे अभी कौन सा होगा, sp3 होगा। ये तो आप क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2.5। 2.5 किसका होगा, तो इसका भी देखिए कैलकुलेट करिएगा। बॉन्ड ऑर्डर के ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, फार्मूले से आप कैलकुलेट करिएगा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, यही फार्मूला है, इसे आप लोग कैलकुलेट करिएगा, आपको पता चलेगा। इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि पूछा है कि 2.5 यानी कि 2/3 किसका है, तो 2/3 मैं इसमें बता दूं O2 प्लस का आएगा, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। द शेप ऑफ XeOF2 मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ कि जैसे देखिए 2 फ्लोरीन है ना, 2 हो जाएगा, फिर 1 ऑक्सीजन है 1, यानी 2 1 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर जेनान के पास हो जाएगा 2 लोन पेयर, तो इसका मतलब कुल मिला के हो गया 5, और जब 5 हो गया तो 5 का मतलब हो जाएगा sp3d, है ना, sp3d यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा जिसमें 2 लोन पेयर है, तो इस केस में 2 लोन पेयर के केस में मैं अभी आपको ऊपर करवा के आ रहा हूँ, जो शेप होगी वो हो जाएगी टी शेप्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टी शेप्ड हो जाएगी, याद रखिएगा। अगर टी शेप्ड ऑप्शन में नहीं देता तब हम लोग इसको मार सकते थे बाई पिरामिडल, हालांकि यहाँ पे लिखा है लेकिन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं, पिरामिडल लिखा है, तो ये तो ऐसे भी गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसका हो जाता ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अगर टी शेप्ड नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा टी शेप्ड हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो टी शेप्ड आपसे बहुत पूछा जाता है, इसको लोग तैयार कर लीजिएगा। टी शेप्ड कब होगा, जब 2 लोन पेयर हो प्लस sp3d हो। क्या हो, sp3d प्लस 2 लोन पेयर, sp3d प्लस 2 लोन पेयर, sp3d प्लस 2 लोन पेयर, यानी कि 5 एटम होने चाहिए, 5 होने चाहिए, तब जाकर के sp3d होगा और टी शेप्ड हो जाएगी। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पे हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि इतना क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाया हूँ अभी तक, तो आपकी इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस बन गई होगी कि एकदम बिल्कुल आप लोग एग्ज़ाम में उड़ा करके आएंगे। अगर ये PDF आपको चाहिए, जो मैं एक बड़ा सा PDF आपको दिखा रहा हूँ, तो ये PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए 7080884759 पर आप लोग व्हाट्सएप करिए। 10 रुपये में पूरा का पूरा PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और सिर्फ यही PDF नहीं, बाकी टोटल 8 यूनिट का PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ 10 रुपये में टोटल 8 यूनिट। वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है, मुझे मालूम है, 2 पार्ट में इसको बनाना पड़ा, लेकिन इसलिए क्योंकि आप देखिए हैं कि हम लोग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए हैं सिर्फ यूनिट 2 से, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी टाइम भी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। और मैं ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आंसर बताते चल रहा था, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम आपकी ज़्यादा जाने वाली थी। तो टाइम आप लोग इतना दे करके, धैर्य बना करके बिल्कुल पढ़े, वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके लिए मैं इतने बड़े वीडियो को और 2 पार्ट में आप लोग पूरा लास्ट तक देखें, इसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा, मज़ा आया होगा पढ़ करके, अच्छा लगा होगा, पूरा का पूरा टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 3 की प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।